बीएमसी के मेयर को लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है। खींचतान जो है वो अब जमकर शुरू हो गई है। बीजेपी और शिवसेना के बीच मेयर पद पर विवाद जो है वो उसकी खबर अब सामने आ रही है। मेयर पद को लेकर शिंदे गुट की दावेदारी जो है वो लगातार बड़ी होती जा रही है। बाला साहेब की जन्म शताब्दी पर ऐलान संभव है, ये खबरें यहां पर फिलहाल सामने आ रही हैं। तो एकनाथ शिंदे का गुट अपना मेयर नियुक्त करने पर अड़ा हुआ है, ये खबर यहां पर सामने आ रही है। तो क्या खुद महायुति के भीतर ही मेयर को लेकर खींचतान है, ये बात यहां पर अब दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच विवाद जो है वो उसकी खबर है। ये एकनाथ शिंदे का गुट अपना मेयर नियुक्त करने पर अड़ा हुआ है और जिस होटल में शिंदे के पार्षद रुके हुए हैं वहां बाहर पोस्टर भी लगाए गए। बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर मेयर नियुक्त करना चाहता है शिंदे गुट और पार्षदों की आगे की कार्य योजना पर आखिरी फैसला एकनाथ शिंदे ही लेंगे। तो संभावना यह है कि मुख्यमंत्री के मुंबई लौटने तक पार्षद होटल में ही रहने वाले हैं। हालांकि पार्षदों को होटल से जाने की कोई तारीख अभी नहीं दी गई है। अनुज रायते हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। अनुज, बहुत दिलचस्प ये होता जा रहा है कि मुंबई का मेयर आखिर कौन होगा, लेकिन फिलहाल क्या खबरें मिल रही हैं आपको, क्योंकि यहां तो लग ऐसा रहा है कि अब महायुति में ही मेयर को लेकर खींचतान जो है वो बढ़ती जा रही है। जी हाँ, खींचतान बिल्कुल ही बढ़ते जा रही है। आज तीसरा दिन है जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 29 पार्षद होटल में रुके हुए हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि आज आखिरी दिन होगा और आज उनकी एक मीटिंग भी होगी और आज के दिन के एंड में जो भी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती है, फिर वो उनका गुट नेता की नियुक्ति हो या फिर एक पूरी तरीके से ऑफिशियली उनके ग्रुप का रजिस्ट्रेशन हो, उसको करने में आज एकनाथ शिंदे काफ़ी अग्रेसर रहेंगे। क्योंकि एक बार जब लीगल प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो दल बदल का कायदा लागू हो जाएगा और फिर पोचिंग के मामले में एकनाथ शिंदे के कॉर्पोरेटर्स को, पारदर्शियों को एक तरीके से सिक्योरिटी मिल जाएगी। उसी तरफ हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त अपनी चिप्स पूरी तरीके से नीचे करने की बिल्कुल भी कोशिश में नहीं है। वो चाहते हैं कि जो अंतिम निर्णय है महापौर के ऊपर, वो जब देवेंद्र फडणवीस दावोस से वापस भारत आएंगे, जब मुंबई आएंगे तभी लिया जाएगा। हालांकि एकनाथ शिंदे के कॉर्पोरेटर्स का जो निर्णय है वो एकनाथ शिंदे खुद लेंगे, बट जो महायुति के कॉर्पोरेटर्स का या फिर महायुति के जो मेयर बनने का निर्णय है वो आखिर में देवेंद्र फडणवीस का ही रहेगा। जहां तक सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त दो पोजीशंस पे, दो चेयर्स पे अपनी कड़ी नज़र बनी हुई है। एक तो ऑफ कोर्स मेयर की और दूसरी है स्थायी समिति है, जिसे हम स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं। इन दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे मौजूद रहे। हम ऐसे भी इन्फॉर्मेशन पिकअप कर रहे हैं कि क्योंकि जब सीट शेयरिंग नेगोशिएशन चल रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दी थी शिंदे सेना को और अभी उसी चीज़ को कट डाउन करने के लिए वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के निर्णय में नहीं है। बैक टू द स्टूडियो। अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी ये खबर दिलचस्प होती जा रही है। इधर एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई है। जो नवनिर्वाचित शिवसेना के पार्षद हैं उनकी बैठक भी जल्द होने वाली है। होटल ताज में उच्च स्तरीय बैठक होगी इन सभी पार्षदों की और एकनाथ शिंदे जो हैं वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो यहाँ पर पार्टी सदस्यों के लिए विशेष कक्षों की व्यवस्था भी की जा रही है। तो जितने भी नए चुने गए शिवसेना के पार्षद हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के, उनकी बैठक होने जा रही है। अनुज बने हुए हमारे साथ। अनुज, ये जो बैठक की खबर सामने आ रही है, इसका एजेंडा क्या हो सकता है और ये बैठक कब तक हो सकती है आखिर? जैसे मैंने कहा कि जो कॉर्पोरेटर्स को होटल में रखा गया है, ऑफिशियल या फिर आधिकारिक तौर पे ऐसा बोला है कि एक ये वर्कशॉप चल रहा है, उस वर्कशॉप के अंतर्गत ये कॉर्पोरेटर्स उस होटल में रखे गए हैं। और ये जो बैठक है इसका जो मूल कारण है वो है ऑफिशियल या फिर लीगल प्रोसीजर पूरा करना। जब कॉर्पोरेटर्स नए नियुक्त किए जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होता है। हर एक पक्ष को अपने गुट का खुद का एक नेता चुनना होता है जो कि उस गुट का प्रतिनिधित्व करेगा। और जब ये सारा पेपर वर्क खत्म होता है और जब गठ नेता की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद जो दल बदल कायदा है वो लागू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी पार्टी, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर खास करके उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना हो, अगर वो पोचिंग करने की कोशिश करती है तो उनको फिर यश प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी के कारण हम देख सकते हैं कि अब फॉर्मली आज से लेके ये पूरा लीगल प्रोसीजर सारे पार्टीज के लिए शुरू होगा। बट सारे पार्टीज में से सबसे आगे एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जो कि जल्द से जल्द इस पूरे फॉर्मेलिटी को खत्म कर देना चाहती है ताकि उनके जो 29 कॉर्पोरेटर्स हैं वो सेफ महसूस कर सके। हालांकि ये लीगल प्रोसीजर आज शाम तक खत्म हो जाएगी, फिर भी कॉर्पोरेटर्स जब तक चीफ मिनिस्टर भारत नहीं लौटते या फिर जब तक महापौर का नाम आगे नहीं आ जाता तब तक खास तौर के वो होटल में ही रुकेंगे।
बिल्कुल अनुज, बने रहिए आप हमारे साथ। तो क्या बीजेपी का मेयर यहाँ पर बन पाएगा नहीं, ये सवाल अभी भी बना हुआ, और ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि बीजेपी को बहुत लंबा इंतजार इसके लिए करना पड़ा है। इधर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव पर कांग्रेस का फैसला सामने आया है। कांग्रेस का फैसला है कि किसी भी दल से गठबंधन नहीं करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। अजित पवार और शरद पवार गुट से भी गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस की बैठक में राज्य की 12 जिला परिषदों और पंचायत समितियों के जो आने वाले चुनाव हैं, उनके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में किसी भी दल से कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, क्या वजह है इसके पीछे कि अगर कांग्रेस किसी से भी गठबंधन नहीं करना चाह रही है, क्योंकि अगर अजित पवार और शरद पवार गुट से भी दूरी बना रही है, तो क्या कोई खास रणनीति है इसके पीछे? अनुज से हम जुड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। स्थानीय निकाय चुनाव पर कांग्रेस ने बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है कि किसी भी दल से कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं करने जा रही है। तो एकला चलो की रणनीति पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, और जो आने वाले पंचायत चुनाव है उसमें भी कांग्रेस पार्टी अकेले ही मैदान में उतरने जा रही है। तो आखिर देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत जो है वो अभी गर्माती जा रही है। और आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष की बात करने जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव पर बड़ी खबर है। नितिन नवीन आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना उनका तय है। ऐसे में ये नामांकन जो है एक औपचारिकता मात्र ही कहा जाएगा। हालांकि एक पूरी प्रोसेस होगी जिसका यहाँ पर पालन किया जाएगा। पार्टी के अकेले उम्मीदवार होने जा रहे हैं नितिन नवीन, और उनके प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने जा रहे हैं। नामांकन में बीजेपी के सभी दिग्गज जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। तो आज बड़ा दिन है नितिन नवीन के लिए। औपचारिक रूप से नामांकन अपना वो दाखिल करने इसमें जा रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि निर्विरोध बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना उनका तय है, क्योंकि अकेले ही नितिन नवीन जो है वो पार्टी के उम्मीदवार हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं नितिन नवीन, और जो मौजूदा अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, उनकी जगह वो लेने जा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम होगा ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, भले ही औपचारिकता मात्र हो, लेकिन अपने आप पे ये बड़ी बात होने जा रही है, क्योंकि लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ा है, और 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी को वो मिलने जा रहा है। किस तरह का कार्यक्रम रह सकता है? कौन कौन इस कार्यक्रम में नामांकन के शामिल हो सकते हैं? देखिए, वैसे तो जैसा आपने कहा कि केवल औपचारिकता मात्र है, क्योंकि नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना सिर्फ एक औपचारिकता ही है, लेकिन वो औपचारिकताएं भी पूरी करनी होती है। बीजेपी संविधान के अनुसार जो प्रक्रिया है उसके तहत 2 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, और जिसमें नितिन नवीन की ओर से कई सारे नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जिसमें कि एक नामांकन पत्र पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी दस्तखत होंगे। इसके अलावा तमाम जो बीजेपी मुख्यमंत्री हैं उनके भी ओर से नामांकन पत्र दिए जा रहे हैं। हर राज्य से 20-20 लोगों ने नामांकन पत्र पर दस्तखत किए हैं। इसके बाद 5 बजे जो है नामांकन की स्क्रूटनी की जाएगी। 6 बजे तक नाम वापस हो सकता है, और उसके बाद कल जो है वो औपचारिक रूप से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। कल उस मौके पर बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन है बीजेपी में, जब सीधे चौथी पीढ़ी जो है पार्टी की वो कमान संभालने जा रही है। केवल 45 वर्ष के हैं नितिन नवीन, और इसलिए बीजेपी एक बड़ा परिवर्तन ये करने जा रही है। बिल्कुल, और अगर यहाँ पर चुनावी रणनीति की भी बात की जाए, अखिलेश आप बने रहिए हमारे साथ, तो उनके ऊपर काफी सारी चुनौतियां जो है वो है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी अब बेहद नजदीक आ रहे हैं। तो यहाँ पर नितिन नवीन जो है वो आखिर मोदी और अमित शाह की पहली पसंद क्यों है, कैसे वो इनके चहेते बने हैं, आपको यहाँ पर हम बताते चलते हैं। नितिन नवीन संगठन में लगातार अपना परफॉर्मेंस देते रहे हैं, अपना प्रदर्शन जो है उनका वो अच्छा रहा है। हर जिम्मेदारी समय पर पूरी करने की उनकी एक छवि जो है वो लगातार उन्होंने बनाई है। बिना विवाद के लो प्रोफाइल वर्किंग स्टाइल जो है नितिन नवीन का, वो उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों पर सख्ती से वो अमल करते हैं। इस चीज के लिए वो जाने जाते हैं कि जो भी फैसला भेजा जाता है उसे वो अपने तरीके से लागू करवाते हैं। चुनावी रणनीति में भरोसेमंद सिपाही हैं, संगठन और सरकार के बीच मजबूत कड़ी है। युवा नेताओं में भी अनुशासन का उदाहरण वो पेश करते हुए नजर आते हैं, और मुश्किल राज्यों में अहम और सफल जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है। तो यहाँ पर अखिलेश, भले ही वो पहली पसंद हो, लेकिन अभी आने वाले चुनाव में जिम्मेदारियां और चुनौतियां उन्हें काफी सामना करना होगा।
बिल्कुल अदिति, और यही कारण है कि जब पिछले महीने 14 तारीख को उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से जो उनका पहला दौरा हुआ वो पुडुचेरी का हुआ, जहां पर कि जल्दी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उसके बाद तमिलनाडु और असम का भी दौरा उन्होंने किया है। तो ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि किस तरह से उनकी प्राथमिकताएं हैं कि जो इस साल के चुनावी राज्य वहां पर बीजेपी को सफलता मिल सके, और इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है। कल अध्यक्ष पद की कमान संभालने के साथ ही वो औपचारिक रूप से बाकी जो काम है वो भी शुरू कर देंगे। परसों जो एक बड़ी बैठक बुलाई गई, इसमें तमाम प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री प्रदेशों के रहेंगे, और इसी के साथ जो आरएसएस के तमाम संगठन हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। तो इस तरह से वो समन्वय और तालमेल किस तरह से बेहतर हो सके, इस पर भी काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए।